नमस्कार साथियों, समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्नावली श्रृंखला के साथ मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 18 फरवरी 2020 और आज के हमारे प्रश्न किन मुद्दों पर आधारित होंगे, आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं। तो पहला प्रश्न आधारित होगा राष्ट्रीय समुद्री धरोहर कॉम्प्लेक्स पर कि यह कहाँ बनाए जा रहे हैं। दूसरे प्रश्न में हम बात करेंगे भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रॉनिक बस सेवा पर। वहीं बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन पर हम बात करेंगे तीसरे प्रश्न में। जानेंगे संप्रीति युद्ध अभ्यास के बारे में चौथे प्रश्न में। जानेंगे पांचवें प्रश्न में कि भारत के लिए वायु प्रदूषण पर ग्रीन पीस की रिपोर्ट क्या बताती है। अटल भूजल योजना के बारे में बात करेंगे छठे प्रश्न पर। वहीं वन धन योजना तथा उद्यमशीलता विकास पर वर्कशॉप कहां आयोजित की गई, इस विषय पर बात करेंगे सातवें प्रश्न में। हमारा आठवां प्रश्न आधारित होगा 13वें संयुक्त राष्ट्र प्रवासी पक्षी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन पर। जानेंगे बायो एशिया 2020 का आयोजन कहां किया जा रहा है, नवें प्रश्न में। और अंतिम प्रश्न में हम बात करेंगे ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने पर 6 करोड़ रुपए देने की घोषणा किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के खिलाड़ियों के लिए की है। तो देखते हैं अपने पहले प्रश्न को। राष्ट्रीय समुद्री धरोहर कॉम्प्लेक्स की स्थापना किस राज्य में की जाएगी। हमारे पास ऑप्शन है गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली। तो यह की जाएगी गुजरात में। भारत और पुर्तगाल ने हाल ही में गुजरात के लोथल में विश्व स्तरीय राष्ट्रीय समुद्री धरोहर कॉम्प्लेक्स की स्थापना के लिए ज्ञापन समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस ज्ञापन समझौते पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सोसा की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। इस कॉम्प्लेक्स में भारत की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा। इस दौरान भारत और पुर्तगाल ने विभिन्न क्षेत्रों में कुल 14 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। हमारा अगला प्रश्न है भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रॉनिक बस सेवा किस राज्य में शुरू की गई है। हमारे पास ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गोवा और मुंबई। तो यह शुरू की गई है मुंबई में। 14 फरवरी 2020 को मुंबई और पुणे के बीच पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रॉनिक बस सेवा शुरू की गई है। यह बस प्रत्येक 2 दिन में मुंबई और पुणे के बीच परिवहन करेगी। इस बस सेवा को केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा लॉन्च किया गया। इस बस में 43 लोगों के बैठने का स्थान होगा। एक बार चार्ज करने पर यह बस 300 किलोमीटर का फासला तय कर सकती है। भारत सरकार इस प्रकार की बस सेवा महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में भी शुरू करेगी। इस बस को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत चलाया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मिलन नामक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास की थीम क्या है। हमारे पास ऑप्शन है सिनर्जी अक्रॉस द सीज, सर्विलांस अक्रॉस द सीज, प्राउड अक्रॉस द सीज और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ए, सिनर्जी अक्रॉस द सीज। भारतीय नौसेना मिलन 2020 नामक नौसैनिक अभ्यास का आयोजन विशाखापत्तनम में किया जाएगा। इस अभ्यास में विभिन्न देशों की नौसेनाएं हिस्सा लेंगी। मिलन के अगर संपूर्ण रूप की हम बात करते हैं कि क्या है, तो इसका संपूर्ण रूप है मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज। इसमें बड़ी संख्या में युद्धपोत तथा वरिष्ठ गणमान्य व्यक्ति हिस्सा लेंगे। यह अभ्यास हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया जाने वाला सबसे बड़ा बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। इस अभ्यास का आयोजन मार्च में आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है भारत और बांग्लादेश के बीच 3 फरवरी से 16 फरवरी 2020 के बीच संप्रीति युद्धाभ्यास का आयोजन कहां किया गया। हमारे पास ऑप्शन है मेघालय, असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश। तो इसका जो आयोजन हुआ है वो हुआ है मेघालय में। इस अभ्यास का आयोजन मेघालय के उमरई में किया गया है। यह युद्धाभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच रक्षा सहयोग का हिस्सा है। यह दोनों देशों के बीच सैन्य अभ्यास का नवा संस्करण भी है। इस अभ्यास में दोनों देशों के सैनिकों ने आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन में हिस्सा लिया। इसके अलावा आपदा प्रबंधन को मध्य में रखते हुए यह अभ्यास किया गया। सैन्य अभ्यास के अगर उद्देश्यों की हम बात करें तो इसमें क्या क्या उद्देश्य शामिल हैं, तो इसमें शामिल हैं दोनों देशों की सेनाओं के बीच इंटर ऑपरेबिलिटी को बढ़ावा देना, सैन्य सहयोग को मजबूत बनाना, आतंकवाद का सामना करने के लिए अभ्यास, आपसी समझ को मजबूत करना, दोनों देशों की सेनाओं के बीच रणनीतिक सहयोग। हमारा अगला प्रश्न है पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत अग्रणी संस्था ग्रीन पीस द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत को वायु प्रदूषण से हर साल कितने रुपयों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। हमारे पास ऑप्शन है 10.5 लाख करोड़,
10.6 लाख करोड़, 10.7 लाख करोड़ और 10.8 लाख करोड़। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा वो है 10.7 लाख करोड़। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत अग्रणी संस्था ग्रीन पीस की हाल ही में जारी एक रिपोर्ट में जीवाश्म ईंधन से दुष्प्रभावों का जिक्र करते हुए बताया गया है कि जीवाश्म ईंधन जनित वायु प्रदूषण की कीमत पूरी दुनिया को विभिन्न रूपों में चुकानी पड़ रही है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत को वायु प्रदूषण से हर साल 10.7 लाख करोड़ रुपयों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार वाहनों से होने वाले प्रदूषण से उत्पन्न नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बच्चों में अस्थमा की वजह बन रहा है। प्रत्येक साल 12.85 लाख बच्चे अस्थमा से पीड़ित होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व बैंक और भारत सरकार ने अटल भूजल योजना के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? हमारे पास ऑप्शन हैं 400 मिलियन डॉलर, 425 मिलियन डॉलर, 450 मिलियन डॉलर और 475 मिलियन डॉलर। तो यहां पर जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा सी, 450 मिलियन डॉलर। विश्व बैंक और भारत सरकार ने अटल भूजल योजना के लिए 450 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। देश के बड़े भूभाग में जल संसाधनों की कमी को दूर करने के मानस से मंत्रालय ने अटल भूजल योजना का निर्माण किया है। इसके द्वारा भूजल संस्थाओं को मजबूत किया जाएगा तथा भूजल संसाधनों का ह्रास रोकने के लिए प्रयास किए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य सामूहिक भागीदारी से देश के प्राथमिक क्षेत्रों में भूजल प्रबंधन की स्थिति में सुधार लाना है। योजना के तहत चुने गए प्राथमिक क्षेत्र के राज्यों में गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। इन राज्यों के 78 जिलों में से लगभग 8,350 ग्राम पंचायतों के योजना के तहत लाभान्वित होने की आशा है। इस योजना के लिए धनराशि देने का कारण भूजल संचयन हेतु उत्तरदायी संस्थाओं को बेहतर बनाना और भूजल प्रबंधन में पानी के उपयोग एवं संरक्षण को बढ़ावा देना है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में वन धन योजना तथा उद्यमशीलता विकास पर वर्कशॉप का आयोजन किसके द्वारा किया गया? हमारे पास ऑप्शन है अमित शाह, नरेंद्र मोदी, अर्जुन मुंडा और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा सी, अर्जुन मुंडा। हाल ही में केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने ट्राइफेड यानी कि ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित वन तथा उद्यमशीलता विकास पर वर्कशॉप का उद्घाटन किया। इस आयोजन का उद्देश्य वन उत्पादों का उपयोग करके जनजातीय लोगों के लिए आजीविका की व्यवस्था करना है। इन उत्पादों की पैकेजिंग और ब्रांडिंग के लिए वन धन केंद्रों की स्थापना की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में 13वां संयुक्त राष्ट्र पक्षी प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? हमारे पास ऑप्शन है भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और नेपाल। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा भारत। भारत में 17 फरवरी 2020 से 22 फरवरी 2020 के बीच 13वें संयुक्त राष्ट्र प्रवासी पक्षी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। भारत को अगले 3 वर्ष के लिए इस कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया है। इस सम्मेलन में 130 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन के लिए ग्रेट इंडियन बर्ड्स गोदावण को शुभांकर बनाया गया है। इस सम्मेलन का संक्षिप्त नाम CMS COP13 यानी कि 13th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स है। CMS संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसे बोन कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। CMS का उद्देश्य थलीय, समुद्री तथा उड़ने वाले अप्रवासी जीव जंतुओं का संरक्षण करना है। इस कन्वेंशन के द्वारा अप्रवासी वन्य जीव तथा उनके प्राकृतिक आवास पर विचार विमर्श के लिए एक वैश्विक प्लेटफॉर्म तैयार होता है। हमारा अगला प्रश्न है, बायो एशिया 2020 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? हमारे पास ऑप्शन है हैदराबाद, बंगलुरु, पुणे और भोपाल। तो इसका आयोजन किया जा रहा है हैदराबाद में। तेलंगाना सरकार द्वारा हैदराबाद में 17 से 19 फरवरी 2020 के दौरान बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में जीव विज्ञान उद्योग के विकास पर बल दिया जाएगा। इस शिखर सम्मेलन में अनुसंधानकर्ता, निवेशक, स्टार्टअप्स तथा स्वास्थ्य प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इस शिखर सम्मेलन में जीव विज्ञान कंपनियों तथा उनके निवेश की क्षमताओं पर फोकस किया जाएगा।
इस शिखर सम्मेलन की थीम की अगर हम बात करें कि क्या रखी गई है, तो इसकी थीम है टुडेज फॉर टुमारो। बढ़ते हैं अपने इस सेगमेंट के 10वें और अंतिम प्रश्न की तरफ। किस राज्य सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले राज्य के खिलाड़ियों को 6-6 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? हमारे पास ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और महाराष्ट्र। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हरियाणा। हरियाणा सरकार ने ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले राज्य के खिलाड़ियों को 6-6 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। हरियाणा सरकार ने बताया कि ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले प्रत्येक खिलाड़ी को 15 लाख रुपए दिए जाएंगे ताकि वे राज्य और देश का गौरव बढ़ा सकें। ओलंपिक खेल प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। ओलंपिक खेलों का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति करती है। तो ये थे आज के हमारे समसामयिक मुद्दों से संबंधित 10 प्रश्न। मिलते हैं कल नए 10 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।